Hello everyone, myself Dr. Pawanpreet Kaur. In this video, we will talk about Myasthenia gravis. Myasthenia gravis से जो important questions आते हैं, जहाँ जहाँ से important question आते हैं, क्या है ये, कौन सी important cells इसमें involved रहती हैं, कौन से इसके variants तुम्हारे लिए question point of view से important है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इसमें क्या डिफेक्ट अपने को देखने को मिलता है, तो इसमें क्या डेवलप हो जाती है, एंटी एसिटिल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं. जो एसिटिल कोलिन के मायो न्यूरल जंक्शन पे जो पोस्ट सिनॉप्टिक मेम्ब्रेन पे एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स रहते हैं, उन रिसेप्टर्स के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है. जिसमें अपने को प्राइमरी डिफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, ड्यू टू एसिटिल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, तो एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स नहीं मिलेंगे एसिटिल कोलिन को ट्रांसमिशन के लिए, जिसकी वजह से क्या होएगा, एसिटिल कोलिन का ट्रांसपोर्टेशन जो है मायोन्यूरल जंक्शन पे वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इसकी अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन देखिए एज का किसमें है और मेल फीमेल का क्या है, तो ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है रेदर देन मेल्स. एंड अगर एज का आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो माइस्थीनिया ग्रेविस का बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जिसका मतलब क्या है कि मेल्स में तो ये 50-60 ईयर के मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, एंड फीमेल्स में 20 to 30 ईयर्स की जो फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है. इसके सिम्टम्स में अगर अपने देखें तो पेशेंट में अपने को फैटिगबिलिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी, एंड जो उसकी वीकनेस होएगी, जितना ज़्यादा पेशेंट एक्सर्शन करेगा, जितना ज़्यादा पेशेंट काम करेगा, उतनी ही उसकी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी. एंड जैसे ही पेशेंट रेस्ट करेगा तो रेस्ट से पेशेंट को एम्बुलेशन होएगा, रिलीफ मिलेगा. अगर आपने देखें इसमें कौन कौन सी मसल्स का, कौन से मायोन्यूरल जंक्शन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो इसमें मसल इन्वॉल्व रहती है दैट इज एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स. ऑक्यूलर एंड एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसकी वजह से अपने को मोस्ट कॉमनली क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में, अपने को ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड और टॉसिस देखने को मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट उसके साथ साथ में अपने को प्रॉक्सिमल मतलब जो लिम्स में वीकनेस है, एक्सट्रीमिटीज में जो वीकनेस है वो प्रॉक्सिमल टाइप की वीकनेस होएगी, एंड सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है. 80% केसेस में लिम्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है. उसके साथ साथ में रेस्पिरेटरी मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. इसके साथ में इसका एक डिजीज के साथ में एसोसिएशन रहता है दैट इज थायोमायोमा. थायोमायोमा का भी कई सारी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसका एसोसिएशन किसके साथ में रहता है, थायोमायोमा के साथ में रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी है जो थायोमायोमा के साथ एसोसिएटेड रहती है, दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस. उसके साथ साथ में प्योर रेड सेल एप्लीजिया हो गया, ग्रेव्स डिजीज हो गई, एडिसन डिजीज हो गई, हाइपोगामा ग्लोबुलिनीमिया के साथ में भी उसका एसोसिएशन रहता है थायोमायोमा के साथ में. और यही अगर माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में तुमको थायोमायोमा देखने को मिल रहा है, तो हर केस में मतलब 100% केसेस में अगर थायोमायोमा मिल रहा है तो 100% केसेस में तुमको थायमस को रिमूव करवाना पड़ेगा, थायमेक्टोमी करवानी ही पड़ेगी पेशेंट में. ठीक है, तो टेल मी इन कमेंट्स कि थायोमायोमा की मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, ये कमेंट्स में बताना. मीडियास्टाइनम, कौन से मीडियास्टाइनम में मोस्ट कॉमनली थायोमायोमा देखने को मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट इसका एक और इम्पॉर्टेंट इसके इन्वेस्टिगेशन अगर देखिए अपने, तो मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन का इसमें क्वेश्चन आता है. मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस इज सिंगल फाइबर ईएमजी टेस्ट, जिसमें मस्कुलर टेस्ट किया जाता है. एंड मोस्ट स्पेसिफिक इज एंटी एसिटिल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज अगर देखने को मिल जाती है पेशेंट में, दैट इट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस, एंटी एसिटिल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज. इसका एक वेरिएंट रहता है दैट इज इसके एक वेरिएंट का नाम है दैट इज लैम्बर्टन ईयर्टन सिंड्रोम. लैम्बर्टन ईयर्टन सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली माइस्थीनिया ग्रेविस का ही ये क्या है, एक वेरिएंट है, लेकिन ये किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, उसके पीछे की पैथोलॉजी क्या है लैम्बर्टन ईयर्टन सिंड्रोम में. तो लैम्बर्टन ईयर्टन सिंड्रोम का एसोसिएशन रहता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग के साथ में. लंग में तुम पढ़ते होगे ना कि दो टाइप के कार्सिनोमा होते हैं, वन इज स्मॉल सेल, सेकेंड इज नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा. टेल मी इन कमेंट्स कि मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा कौन सा है लंग्स में, मोस्ट कॉमन लंग कार्सिनोमा इज, कमेंट्स में बताना. तो अभी जो अपने पढ़ रहे थे कि जो लैम्बर्टन ईयर्टन सिंड्रोम है उसका एसोसिएशन रहता है किसके साथ में, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग के साथ में.
लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम में जो बेसिक पैथोलॉजी रहती है उसमें क्या रहती है, जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, तुमने कैल्शियम चैनल्स पढ़े होंगे ना कि कैल्शियम चैनल से जब कैल्शियम रिलीज होता है देन एसिटिल कोलिन जो है वो मायोन्यूरल जंक्शन पे रिलीज होता है, वो सिनेप्सिस में रिलीज होता है, ठीक है। इसमें क्या डिफेक्ट आता है लैम्बर्टन ईयर सिंड्रोम में कि जो प्री सिनेप्टिक रिलीज होना है एसिटिल कोलिन का वही डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती है वो उन कैल्शियम चैनल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, कैल्शियम चैनल के लिए एंटीबॉडीज बन जाती है, डेवलप हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से एसिटिल कोलिन का रिलीज ही नहीं हो पाता है मायोन्यूरल जंक्शन पे। और वहां पे क्या था मायस्थेनिया ग्रेविस में, क्या है कि एसिटिल कोलिन रिलीज तो हो रहा है लेकिन वो पोस्ट सिनॉप्टिक मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों में एक और बेसिक डिफरेंस भी क्या है कि ये मेल्स में ज्यादा कॉमन है रेदर देन फीमेल्स। मायस्थेनिया ग्रेविस इज मोर कॉमन इन फीमेल्स, लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम इज मोर कॉमन इन मेल्स, ठीक है। एंड इसका एक और जो इसकी मोडालिटीज का भी डिफरेंस आता है, अगर इसमें पेशेंट को एक्साइट किया जाएगा, पेशेंट अगर मूव करेगा, पेशेंट अगर एक्सर्शन करेगा, तब लैम्बर्टन ईयरटन पेशेंट के लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम के पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है एंड रेस्ट से वहां पे एग्रावेशन देखने को मिलता है, जिसका जस्ट अपोजिट होता है मायस्थेनिया ग्रेविस में। होप दिस, इसके एक लास्ट क्वेश्चन इज डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी अपने को मायस्थेनिया ग्रेविस के केसेस में डीटीआर भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। होप दिस विल हेल्प यू इन होम्योपैथिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस है तुम पढ़ सकते हो, सीएनएस के बहुत सारे आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इन सब के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी अलग से साथ साथ में तैयार करके रखते जाओ, ठीक है। सो फॉर मोर डिटेल्स अबाउट पर्ल होम्यो क्लासेस एंड फॉर मोर गाइडेंस कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये जो लास्ट के 4 to 5 मंथ्स का टाइम पीरियड है उसमें तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे पास में ऑलरेडी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि तुम्हें किस प्लानिंग पे वर्कआउट करना है, कहाँ से किस तरीके से पढ़ना है, तो उसके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है लास्ट के टाइम में, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा तुमको रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, उसके लिए तुम्हारे पास में प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग होएगी तभी उस चीज़ को वर्कआउट कर पाओगे। Hope this will help you in our coaching. We are giving डेली रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, उसके साथ साथ में जो प्रीवियस क्लासेस तुम्हारी मिस हो गई उसकी रिकॉर्डेड भी तुमको मिल जाएंगी। हर वीक पे टेस्ट होता है, उसके साथ साथ में हम डेली वो देते हैं, टू डू लिस्ट देते हैं, जिसमें ऑलरेडी स्टूडेंट के पास में प्री प्लान टॉपिक्स रहते हैं कि उसको उस दिन में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है एंड फिर उससे क्वेश्चन आंसर होते हैं। उसके अलावा 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, तुम कुछ भी कभी भी कुछ पूछ सकते हो, कहाँ पे भी तुमको डाउट लग रहा है तो। फॉर मोर कोचिंग एंड ज्वाइनिंग अवर प्लेटफॉर्म यू कैन मैसेज मी और टेक्स्ट मी ऑन दीज नंबर और यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच।